हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ का वीडियो। तो हमने ये देखा था कि कैसे लंग्स जो होता है वो इनसाइड फोर्सेस लगाता है। इसका मतलब लंग्स की टेंडेंसी होती है अंदर जाने की, श्रिंक करने की, और चेस्ट वॉल की टेंडेंसी होती है बाहर जाने की। ठीक है। तो बेसिकली अब तक हमने ये देखा कि कैसे रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करके हम टाइडल वॉल्यूम ऐड करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे, मान लो ये लंग्स है, ठीक। इसके ऊपर मैंने नॉर्मली क्वाइट ब्रीदिंग की और कुछ अमाउंट इसमें ऐड कर ली, ठीक। अब मैंने उसको बोला कि पेशेंट को बोला कि नॉर्मल ब्रीद इन करो और नॉर्मल ब्रीथ आउट करो। तो नॉर्मल पेशेंट नहीं, मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल क्या है कि अगर ब्रीद इन ब्रीथ आउट करता है स्टेबली, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पर, तो जो एक्स्ट्रा वो ब्रीद इन और ब्रीथ आउट करता है उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और जो वॉल्यूम एयर का लंग्स में प्रेजेंट रहता है, जो आप कभी बाहर नहीं निकाल सकते अपने लंग्स से, क्योंकि देयर शुड बी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स विच विल कीप द एल्वियोलाई ओपन, ठीक। तो ये वाला तो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है जिसको आप छेड़ नहीं सकते, लेकिन आप ब्रीद इन और नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे तो आप टाइडल वॉल्यूम कर सकते हैं, ठीक। ऐड सब्ट्रैक्ट इसी वॉल्यूम के ऊपर। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ किसी को कि भाई जितनी मैक्सिमम सांस ले सकते हो अंदर वो ले लो, ठीक। तो उसने वो सांस अंदर ली तो इसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग रेट पर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे तो आप टाइडल वॉल्यूम पे फंक्शन करते हो, ठीक। लेकिन अगर मैं किसी से बोलूँ, इंडिविजुअल से बोलूँ, हेल्दी इंडिविजुअल से बोलूँ कि जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी आप एयर ब्रीद इन कर सकते हो, ठीक, टू द पॉइंट कि आप और एक्स्ट्रा सांस नहीं ले सकते, तो उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो यहाँ पे एक और इंडिविजुअल है, ठीक। उसको मैंने बोला, अब वो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, तो ये तो हो गई टाइडल वॉल्यूम, ठीक। लेकिन मैंने इस इंडिविजुअल को बोला कि जितनी हवा हो सकती है आप ब्रीथ आउट करो, मतलब टाइडल वॉल्यूम भी बाहर एक्सपिरेट करेगा वो, और भी जो हवा प्रेजेंट है उसमें से भी वो कुछ हवा एक्सपायर कर सकता है, ठीक। जैसे नॉर्मली आप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हो, लेकिन अगर कोई आपसे बोले कि सारी हवा लंग्स से बाहर निकाल दो, तो आप ब्रीथ आउट करोगे, लेकिन एक पॉइंट आएगा कि आप और हवा आप लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक। तो वो जो है वो इसी में छिपी हुई होती है। वो ये वॉल्यूम है जो मैं ब्लैक में शेड कर रहा हूँ, उसको आप एक्सपायर आउट कर सकते हो। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम आती है जिसको आप निकाल नहीं सकते। तो ये जो ब्लैक में मैंने शेड किया है इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। हम लोग बेसिकली ये टर्म्स, मैं यहाँ पे आप लोग को ये टर्म्स से फेमिलराइज कराना चाह रहा हूँ कि एक तो नॉर्मल हो गई ब्रीदिंग, ठीक, नॉर्मल स्टेबल ब्रीदिंग, सांस अंदर ले रहे हो, सांस बाहर ले रहे हो, जब आप बैठ के ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तो इसमें आपका बस इस ब्लैक वाले कर्व के ऊपर आप टाइडल वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, टाइडल वॉल्यूम अंदर ले रहे हो, टाइडल वॉल्यूम बाहर कर रहे हो, ठीक। तो लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मैक्सिमम सांस अंदर ले लो, जितनी भी आप ले सकते हो, तो वो होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। मतलब टाइडल वॉल्यूम भी ली और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के और इंस्पिरेटरी मसल्स यूज करके आपने और एक्स्ट्रा हवा जितनी भी मैक्सिमम ले सकते थे उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम हवा आप ब्रीथ आउट कर दो, तो नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही थी, एक तो टाइडल वॉल्यूम भी आपने बाहर निकाली, उसके बाद से कुछ और भी एयर प्रेजेंट थी लंग्स में उसको भी बाहर निकाली, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद एक वॉल्यूम है लंग्स में जो प्रेजेंट होगी एयर की, हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए, जो इस एल्वियोलाई को पेटेंट रखेगा, ओपन रखेगा, ठीक। क्योंकि आप सारी हवा निकाल नहीं सकते, अगर आप लंग्स से सारी ही हवा निकाल दोगे बाहर तो आपका चेस्ट वॉल सब कोलैप्स कर जाएगा, लंग्स भी कोलैप्स कर जाएगा, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे ये जो एंटिटीज है, ये जो वॉल्यूम्स है, मैं इनको साइड पे लिखता हूँ और अब हम ये देखेंगे कि इनकी वॉल्यूम्स कितनी होती है। तो अब हम लोग एक एक वॉल्यूम्स की यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लेते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम बेसिकली 1.1 से 1.2 लीटर होता है, लेकिन फॉर बेसिक मतलब इजी कैलकुलेशंस 1.5 ले लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम आप 500 ml होती है, यहाँ पे मैं लीटर्स लिख लेता हूँ। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो भी 1.2 1.1 लीटर्स के हिसाब से होती है, तो मैं यहाँ पे बस एक राउंड ऑफ फिगर्स ले रहा हूँ। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है आपकी 2500 to
3000 ml, तो 2.5 लीटर्स इनको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो मैंने फिगर्स ले लिए हैं, एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मान लो ये हमारा लंग है, ठीक। इस लंग के अंदर रिजर्व वॉल्यूम है, ठीक, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बाद लंग्स में कुछ ऐसी हवा है जो हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन ये तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक आप इंडिविजुअल को ये नहीं बोलोगे कि ब्रीथ आउट ऑल द एयर पॉसिबल यू, ठीक। जो भी हवा आप ब्रीथ आउट मैक्सिमम कर सकते हो बाहर, वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में गिनी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब मैं बोलूँ कि नॉर्मल ब्रीदिंग पे, नॉर्मल ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो, तो वो फंक्शनिंग हो रही है टाइडल वॉल्यूम पे, ठीक है। और इसके बाहर अगर मैं ये बोलूँ कि मैक्सिमम एयर ब्रीथ इन करो, तो वो हो जाएगी आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। ये तो हो गए फिगर्स। अच्छा, अब आप यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो कि नॉर्मली हम फंक्शन कहाँ कर रहे हैं, क्वाइट स्टेबल ब्रीदिंग पे। हम लोग टाइडल वॉल्यूम के बेसिस पर ही हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहे हैं, नॉर्मली ब्रीदिंग कर रहे हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, ठीक। ब्रीद इन करते हैं 500 ml हम लोग अंदर ले लेते हैं, फिर ब्रीद आउट करते हैं तो 500 ml बाहर एक्सपिरेट करते हैं, ठीक। तो आप बेसिकली अगर ये देखो तो आप फंक्शन किस के ऊपर कर रहे हो, आप फंक्शन इन दोनों के ऊपर कर रहे हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजर्व वॉल्यूम के ऊपर यू आर फंक्शनिंग। तो इसलिए जो एयर वॉल्यूम जो ऑलरेडी लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक, तो उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, क्योंकि यू आर फंक्शनिंग अबव दीज वॉल्यूम्स, ठीक। तो इसलिए इतने को फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलूंगा, बिकॉज दे आर टू वॉल्यूम्स टुगेदर। और मैंने बताया जब भी दो वॉल्यूम साथ में, टू और मोर टुगेदर इज नोन एज कंसिडर्ड एज कैपेसिटी। तो दिस इज अ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बिकॉज यू आर फंक्शनिंग अबव दीज वॉल्यूम्स, ठीक। एक तो ये चीज हो गई। और आप अगर ध्यान से ये देखो, अगर मैं किसी को ये बोलूं, अब मान लो अगर तुम्हारे पीछे शेर है, ठीक, यू आर वॉकिंग डाउन डाउन अ जंगल, ठीक, एंड यू आर ब्रीदिंग स्टेबली एंड क्वाइटली, तो आप टाइडल वॉल्यूम पे फंक्शन कर रहे हो, ठीक। हर बार 500 ml अंदर लिया, 500 ml बाहर किया। लेकिन अगर मान लो जंगल में शेर आ गया आपके सामने, ठीक, यू आर थ्रेटेंड, तो आप अपना बेस्ट ट्राई करोगे तेज भागने की, जो भी है, लड़ने की, पेड़ पे चढ़ने की, ठीक है। सो एट दैट टाइम आपका फिजिकल एक्टिविटी ओवरवेल्म्ड होगा, एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। और अदरवाइज यू हिट अ जिम, ठीक, यू गो टू अ जिम, यू एक्सरसाइज, यू वर्क हार्ड, तो आपका बेसिकली ब्रीदिंग कैपेसिटीज ज्यादा होंगी, यू विल ब्रीद इन डीप, ब्रीद आउट एक्सट्रीमली आउट, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका टाइडल वॉल्यूम पे आप फंक्शन कर रहे थे वो चेंज हो जाएगा, यू विल बी नाउ फंक्शनिंग बिटवीन दीज वैल्यूज। जब आपके पीछे शेर है या फिर आप एक्सट्रीम स्ट्रेनसली हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक, या फिर यू आर इन अ फ्लाइट और फाइट सिचुएशन, ठीक, तो बेसिकली लंग्स फंक्शन करते हैं मैक्सिमम ब्रीथ इन अकोमोडेट एयर करने की और मैक्सिमम ब्रीथ आउट करने की, ठीक। तो यहाँ पे आप ये देखो कि आप एक्स्ट्रा एयर ब्रीथ इन कर सकते हो और एक्स्ट्रा एयर ब्रीथ आउट भी कर सकते हो, ठीक है, सो दैट यू गेट मोर ऑक्सीजन इन एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ठीक है। तो ऐसे में इसमें 3 वॉल्यूम्स आ गई, ठीक है। इन तीनों वॉल्यूम्स को मिलाओगे अगर साथ में, तो इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, बिकॉज इट्स वाइटल, ठीक। इट्स अ नेसेसरी थिंग कि आपके मैक्सिमम फंक्शनिंग ऑफ अ लंग, तो ये बेसिकली वाइटल कैपेसिटी में आएगा, ठीक है। और देयर इज नो फन इन टेलिंग कि ए से बी तक सारी वॉल्यूम्स टुगेदर, दीज आर नोन एज टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास कुछ सिंगल एंटिटीज हैं, सिंगल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद हमारे पास 3 कैपेसिटीज हैं, कंबाइंड वॉल्यूम्स हैं, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। Total lung capacity is the total amount of air present within the lung that can be accommodated within inside the lung. Take vital capacity, it's the total maximum amount of air that can be used for functioning. ठीक है। और functional residual capacity is the amount of air
विच इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, ठीक, वेयर ऑन टॉप ऑफ इट यू फंक्शन, मतलब आप FRC के ऊपर आप क्वाइट स्टेबल ब्रीदिंग फंक्शन कर रहे हो, इसलिए, और ये बची हुई एयर इनसाइड लंग्स हमेशा रहती है, ठीक। तो इसलिए इनको टुगेदर दे आर टर्म्ड एज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा, एक ये भी डाउट आ सकता है कि ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्यों बनाया गया है। आप ये भी तो हम लोग ये भी तो कह सकते थे कि जो वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम के नीचे अंदर लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट है, लेट इट बी टर्म्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बनाया ही क्यों गया, वाई इज इट नेसेसरी टू हैव एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? वो इसलिए क्योंकि मान लो रेजिडुअल वॉल्यूम आपके लंग्स में प्रेजेंट है, ठीक। अब आप मान लो कि आपके पास एक्सपिरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होती, सो यू ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट यूजिंग टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नाउ फॉर इंस्टेंस यू गेट टू डू हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक। तो आप ब्रीद इन करते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज करके, ठीक, यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन, ठीक है, ठीक। लेकिन अंदर जाते ही ये उसमें फंडा ये है कि मान लो अगर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नहीं होती, आपके पास सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम होती है और टाइडल वॉल्यूम होती है, एवरी टाइम यू ब्रीद इन द टाइडल वॉल्यूम यू ब्रिंग अ न्यू कंपोजिशन ऑफ एयर विद इन इनसाइड द लंग्स, ठीक है। मतलब जो भी आप हवा अंदर ब्रीद इन करोगे ना, तो उसकी कंसेंट्रेशन दूसरी होगी, उसमें ज्यादा ऑक्सीजन होगा और कम कार्बन डाइऑक्साइड होगा। जैसे ही ब्रीद इन करोगे रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ वो मिक्स हो जाएगी एयर, ठीक, जो भी आप टाइडल वॉल्यूम इन करोगे ब्रीद इन। तो इस वजह से ड्रास्टिक ज्यादा कंपोजिशन कंसेंट्रेशन में चेंजेस ना आए अलग अलग गैसेस का, इसलिए एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बीच में डाली गई है कि एयर प्रॉपरली डिफ्यूज हो सके, मतलब मिक्स हो सके, ताकि एयर का कंसेंट्रेट जो अलग अलग गैसेस का एयर में कंसेंट्रेशन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ज्यादा चेंज ना क्रिएट हो। तो इस वजह से एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे कि रेजिडुअल वॉल्यूम के ऊपर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लंग्स में इसीलिए प्रेजेंट है कि टाइडल वॉल्यूम अंदर आए तो एकदम से कंसेंट्रेशन गैसेस का चेंज ना हो, ठीक। तो हमने ये देख लिया। अब हम लोग इन्हीं वॉल्यूम्स को एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उन्हें स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज स्पायरोमेट्री, और जो ग्राफिकल स्टडी है उसको बोलते हैं स्पायरोग्राम। तो अब हम लोग स्पायरोग्राम देख लेते हैं, स्पायरोमेट्री देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्पायरोमेट्री। तो स्पायरोमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है, बेसिकली एक पाइप लगी होती है और इस पाइप में आप पेशेंट को बोलते हैं ब्रीद इन करो एंड ब्रीथ आउट करो, ठीक। तो ये जो पाइप होती है, बेसिकली ये पाइप एक ड्रम से अटैच्ड होती है, ठीक है। एक बड़ा सा ड्रम होगा, उससे ये चीज अटैच्ड होगी, ये पाइप। लेकिन इस पाइप, इस ड्रम के अंदर जो होता है, एक सेकंड, ये पाइप आपका थोड़ा सा अंदर जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे पानी होगा, और एक और ड्रम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ये जो दूसरा वाला ड्रम इसके ऊपर है ना, ये कनेक्टेड है मान लो पुली सिस्टम से, ठीक है, इस तरह से। तो ये बेसिकली पाइप है एंड दिस पाइप गोज टू अ ड्रम, और ड्रम में ये फ्लूइड वाटर भरा हुआ है और इसके अंदर मैंने एक और ड्रम डाल दिया जो कि इस पाइप को कवर कर रहा है, ठीक है। एंड पाइप इज एक्सपोज्ड इनटू द सेकंड ड्रम। अब क्या होगा कि ये जब पेशेंट ब्रीथ आउट करेगा, ब्लो करेगा, तो इसमें वॉल्यूम चेंज होगी, तो ये ड्रम ऊपर उठेगा, एंड व्हेन ही ब्रीथ्स इन द एयर विद इन द सेकंड ड्रम विल गेट रिड्यूस्ड, और ये ऐसे ड्रम को नीचे सक इन करेगा थोड़ा सा। तो एवरी टाइम ही ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, दिस सेकंड ग्रीन कलर का जो ड्रम है वो ऑसिलेट करेगा ऊपर नीचे। तो जब ये ऑसिलेट करेगा तो ये नीडल यहाँ पे मैंने बनाई है, ये नीडल भी ऑसिलेट करेगी। अब जैसे ECG में किया था वैसे ही उसी तरह से अब हम लोग मान लेते हैं पेपर रोल ले लेते हैं, और इस पेपर रोल को हम लोग, ये पेपर रोल चलेगा, मूव करेगा, ठीक है। अब इस पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप ब्रीद इन और ब्रीथ आउट करो क्वाइट एंड स्टेबली, आराम से, मतलब रेस्टिंग पोजीशन पे ये पेशेंट अब ब्रीद इन और ब्रीथ आउट कर रहा है। तो ये जो नीडल होगी ना, अगर ध्यान से देखोगे, ये जब ब्रीथ आउट करेगा तो ये बकेट ऊपर जाएगा, तो ये जब बकेट ऊपर जाएगा तो ये स्ट्रिंग यहाँ से आके नीचे जाएगी, तो ये नीचे मूव करेगी नीडल, ठीक। और जब ये ब्रीद इन करेगा तो ये ड्रम नीचे जाएगा वैक्यूम की वजह से, और ये नीडल
ऊपर जाएगी। तो एवरी टाइम ही ब्रीथ्स इन द नीडल डिफ्लेक्ट्स अपवर्ड्स एंड एवरी टाइम ही ब्रीथ्स आउट दिस नीडल डिफ्लेक्ट्स डाउनवर्ड। तो अब ये पेशेंट जब ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करेगा तो ये अप फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप और ये डाउन। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बेस लाइन बन जाएगी, अपने बेस लाइन से ऊपर ही डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि जब भी ये ऊपर जाएगा कर्व तो इसका ये मतलब हुआ ही इज ब्रीदिंग इन, ठीक। और जब भी ये ग्राफ नीचे आएगा इट मीन्स ही इज ब्रीदिंग आउट। तो ये वाले कर्व्स बन रहे हैं यहाँ पे, ये जो वॉल्यूम है ये टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली आपके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम्स है और वाई एक्सिस पे टाइम है, ठीक। तो ये वॉल्यूम टाइम का ग्राफ है, ठीक। अब मैंने इस पेशेंट को बोला कि आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, लेकिन मैंने इसे ये बोला कि आप मैक्सिमम हवा अंदर लो, ब्रीद इन करो। तो ये जब ब्रीद इन करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक तो आपका टाइडल वॉल्यूम होगा, लेकिन फिर मैं उसको बोलूँगा जितनी हो सकती हवा आप ब्रीद इन कर लो और फिर ब्रीद आउट कर दो, ठीक। तो फिर से वो वापस से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो इतने पार्ट तक तो टाइडल वॉल्यूम था, लेकिन मैंने उसे बोला कि फोर्सफुल इंस्पिरेशन करो तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड हो जाएगी इसमें। लेकिन अब मैंने इसको बोला कि जब आपने मैक्सिमम सांस अंदर ले ली, मैंने उसे ये बोला कि मैक्सिमम ब्रीथ आउट करो। तो मैक्सिमम ब्रीथ आउट जब करेगा तो ये इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक्सपेल आउट कर रहा है। तो फिर बाद में मैंने उसे बोला नॉर्मली ब्रीथ करो, ठीक है। फिर बोला मैंने उसे, तो बेसिकली आपका ये जो कर्व है ना ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बनाया ना ये बेसिकली फोर्सफुल इंस्पिरेशन है और फोर्सफुल एक्सपिरेशन है। अब हम यहाँ पे थोड़ी से एंटिटीज के बारे में देख लेते हैं। यहाँ तक तो आपका टाइडल वॉल्यूम था, ठीक। मैंने उसे बोला कि एक्स्ट्रा सांस लो, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे बना देता हूँ। ये जो इतना वाला पार्ट है वॉल्यूम का, दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स टाइडल वॉल्यूम, लेकिन इसके ऊपर वाला जितना एयर एक्स्ट्रा मैंने लिया इसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। लेकिन मैंने जब इस आदमी को बोला था कि ब्रीथ आउट करो, तो जब ये ब्रीथ आउट करेगा तो ही विल गो एक्सपेलिंग द टाइडल वॉल्यूम एज वेल एज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान दो कि जितना ऊपर का ये जो ग्राफ है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू ये नीचे ग्रीन वाला। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कुछ एक्स्ट्रा, और वो जो मिसिंग वॉल्यूम है वो स्पायरोग्राम मेजर नहीं कर सकता। इसी मिसिंग वॉल्यूम को रेस्टिंग या रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका स्पायरोमेट्री स्टडी हो गया, ठीक है। तो बेसिकली एक तो चीज़ ये आपको समझ में आनी चाहिए कि रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमेट्री से नहीं नाप सकते, क्योंकि बेसिकली आप पेशेंट को यही बोल सकते हो ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करो, चाहे वो मैक्सिमम हो चाहे वो नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो, ठीक, फोर्सफुल हो या स्टेबल हो, because this volume is always present within the lungs. You cannot remove it from the lungs and therefore it cannot be measured using this spirometry, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कैपेसिटीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम तो होती है 500 ml, ठीक। उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्रीद इन किया था तो वो हो गए इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 2500 ml हो गया, ठीक। फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ले लेते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड इतना, ठीक। रेजिडुअल वॉल्यूम इसमें है नहीं। तो बेसिकली क्या है कि रेजिडुअल वॉल्यूम हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमेट्री से, ठीक। टाइडल वॉल्यूम आपकी 500 ml हो गई, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपकी 2500 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1500 ml। कुछ डिराइव्ड यहाँ पे डिराइव्ड कैपेसिटीज भी ले लेते हैं। अगर टोटल लंग कैपेसिटी की बात करें तो टोटल लंग कैपेसिटी तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब इसमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा
ठीक, उसके बाद आपका टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा, ठीक है। और फंक्शनल कैपेसिटी जो है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसमें आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, ठीक, और रेसिडुअल वॉल्यूम आएगा। और वाइटल कैपेसिटी जो फोर्स्ड मैक्सिमम ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट कर सकते हैं, इसका मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि टीएलसी और वीसी इन ग्राफ्स से तो सेम ही निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब मिसिंग ये है कि रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग वाइटल कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये हुआ, मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा ऑल्टर करता हूँ। यहाँ पे जो आपका टोटल लंग कैपेसिटी है, इस पॉइंट से लेके पूरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एज वेल एज रेजिडुअल वॉल्यूम को इंक्लूड करेगा टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक। लेकिन वाइटल कैपेसिटी जो है, वाइटल कैपेसिटी यहाँ तक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगी, ठीक, टाइडल वॉल्यूम भी रहेगी, उसके ऊपर से फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहेगी, ठीक है। तो हम स्पायरोमेट्री से ध्यान दोगे, ये वाली एंटिटी निकाल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी। लेकिन प्रॉब्लम है कि रेजिडुअल वॉल्यूम हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी अननोन रहेगी और एफआरसी भी अननोन रहेगी। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, रेजिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और स्टडी मेथड है जिसको हीलियम डाइल्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग हीलियम डाइल्यूशन मेथड का प्रिंसिपल देख लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कि कैसे रेजिडुअल वॉल्यूम यूज किया जाता है कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग हीलियम डाइल्यूशन मेथड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। मैंने स्पायरोमेट्रिक का जो ग्राफ था वो साइड में रखा हुआ है यहाँ पे कंपैरिजन के लिए, ताकि हम फ्यूचर में यूज कर सकें इसको। मान लो कि हमारे पास एक गैस टैंक है, ठीक, और यहाँ पे ठीक है, इस तरह से है, ठीक। और एक पाइप है, इस टैंक को मैंने इस पाइप से कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब इस इस टैंक के अंदर एक गैस है, ठीक, जो कि हीलियम है। अब हीलियम इनर्ट गैस होती है, इट्स नॉट अ रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिव गैस है, तो रिएक्ट नहीं करेगी किसी चीज से, अंदर जाएगी बॉडी के लंग्स में और वैसे ही एज इट इज बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गैस टैंक है, ठीक, और इसकी वॉल्यूम है 1.5 लीटर्स, ठीक, और जो कंसेंट्रेशन है इसकी वो 10% है, ठीक। मैं भी आपको थोड़ा सा विद इन अ मिनट आपको समझाता हूँ मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। कि मेरे पास एक गैस टैंक है, नॉन वॉल्यूम है, 1.5 लीटर का गैस टैंक है, इसके अंदर हीलियम की कंसेंट्रेशन है 10%, ठीक। और यहाँ पे एक आदमी है, इसको, और यहाँ पे मान लो ये वाल्व लगा हुआ, ठीक। अब इस आदमी का मुझे कैलकुलेट करना है रेजिडुअल वॉल्यूम, बिकॉज आई डोंट नो द वॉल्यूम ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम का कितना वॉल्यूम है, ठीक। तो मैं इस पेशेंट को बोलूंगा कि आप ब्रीथ आउट करो, मैक्सिमम ब्रीथ आउट कर लो, तो ये पेशेंट सारा ब्रीथ आउट कर देगा, ठीक। एंड नाउ हिज लंग्स विल बी एट रेजिडुअल वॉल्यूम, एंड देन आई टेल हिम टू ब्रीथ इन फ्रॉम द पाइप। सॉरी। तो बेसिकली आपको सारी हवा लंग से बाहर निकालने के बाद पेशेंट को बोलना है कि ब्रीथ इन करो गैस टैंक से, एंड व्हेन ही स्टार्ट्स टू ब्रीथ इन आप इस वाल्व को खोल दो, ठीक। तो बेसिकली जो गैस रहेगी वो प्रेजेंट होगी यहाँ पे, ठीक। और जब पेशेंट ब्रीथ इन करने वाला होगा आप वाल्व को खोल दो, तो ये हवा जाएगी लंग्स के अंदर, ठीक। कुछ मिनट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता रहेगा ये विद द पाइप इन हिज माउथ, मतलब ये ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इस पाइप, इस गैस टैंक के थ्रू करता रहेगा, ठीक है, ठीक। और कुछ मिनट बाद हम ये देखेंगे कि जो कंसेंट्रेशन इस गैस टैंक में है हीलियम की, इट विल गो डाउन फ्रॉम 10% टू फॉर एग्जाम्पल 5%, ठीक। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास एक टैंक है जिसमें मुझे वॉल्यूम पता है और कंसंट्रेशन पता है, और मैंने दूसरा गैस टैंक कनेक्ट करके खोल दिया, तो धीरे धीरे जो वॉल्यूम सेकंड गैस टैंक में मुझे मालूम नहीं, अननोन वॉल्यूम है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे कंसंट्रेशन हीलियम का स्टेबलाइज होगा, इक्विलिब्रियम में अचीव
होना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम में जब अचीव हो जाएगा तो कंसंट्रेशन हीलियम का फर्स्ट गैस टैंक में कम होने लगेगा और इक्विलिब्रिएट करेगा जो गैस है लंग्स के अंदर अननोन वॉल्यूम। उसके बाद जब ये इक्विलिब्रिएट कर जाएगा तो हम ये देखेंगे कि हीलियम गैस टैंक के अंदर जो कंसंट्रेशन है गैस का वो कम हो गया। ठीक, अब हमें ये मालूम है कि इसके अंदर का वॉल्यूम कितना है इस गैस टैंक का और कितना फाइनल कंसंट्रेशन है, और मुझे ये मालूम है कि लंग्स के अंदर भी कंसंट्रेशन हीलियम का कितना हो गया होगा 5%। तो मुझे वहाँ की वॉल्यूम निकालनी है। तो बेसिकली बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप कंसंट्रेशन को वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करो तो जो इनिशियल होगी वो फाइनल के साथ मैच होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि आपने जब वॉल्व खोला नहीं था तो आपके पास एक नोन वॉल्यूम थी हीलियम गैस की और कंसंट्रेशन थी। ठीक, उसके बाद आपने वॉल्व खोला और पेशेंट को बोला कि ब्रीद इन करो अब। ठीक, उसने पहले तो ब्रीद आउट किया, सारी हवा लंग से बाहर निकाली, उसके बाद उसने ब्रीद इन किया उस गैस टैंक से। ठीक, उसके बाद कुछ मिनट बाद ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के बाद इस पाइप से हम ये देखते हैं कि अब एक नई वॉल्यूम एयर की हो जाएगी क्योंकि लंग्स में एयर प्रेजेंट थी और इस गैस टैंक में, तो एक नई वॉल्यूम क्रिएट हो गई, फाइनल वॉल्यूम। ठीक, और इसका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा क्योंकि कुछ हीलियम लंग्स में भी अब प्रेजेंट होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ द टोटल सिस्टम विल गो डाउन। ठीक, तो पहला केस ये था कि यहाँ पे मैं पहला केस इनिशियली क्या था कि मेरे पास नॉन वॉल्यूम था। ठीक, नॉन वॉल्यूम क्या था इस हीलियम का था। ठीक, और कंसंट्रेशन भी 10% थी। ठीक, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि कंसंट्रेशन चेंज हो गई, सी फाइनल हो गया। ठीक, लेकिन वॉल्यूम फाइनल क्या हुआ कि वॉल्यूम फाइनल एक तो आपका यहाँ पे मान लो वी आई प्लस वी लंग्स, क्योंकि लंग्स की भी अब एयर उसमें ऐड हो गई और कंसंट्रेशन इस नेट सिस्टम की भी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो मैं इसको अब सॉल्व कर देता हूँ। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है, यही रेजिडुअल वॉल्यूम है। ठीक, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सी आई ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला निकली है इसको सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ लिख दूंगा क्योंकि बेसिकली लंग ऑफ वॉल्यूम ही निकालना है जो कि रेजिडुअल वॉल्यूम निकलेगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर ली है, तो वी लंग जो निकल के आएगा वो बेसिकली इनिशियल वॉल्यूम टाइम्स द इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय सी एफ। ठीक, अब हम लोग वैल्यूज़ लगा के देख लेते हैं, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब वॉल्यूम्स लगा के देखते हैं, हमें वी लंग निकालना है और यही वी लंग रेजिडुअल वॉल्यूम है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था सिस्टम का, तब सिर्फ गैस टैंक था क्योंकि वॉल्व क्लोज था, तो 1.5 लीटर मान लेते हैं। ठीक, और इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी, फाइनल कंसंट्रेशन फॉर इंस्टेंस 5 हो गई। ठीक, और फाइनल कंसंट्रेशन नीचे 5। तो इसको सॉल्व करोगे तो रेजिडुअल वॉल्यूम निकल के आएगी 1.5 लीटर्स। तो इस मेथड से, तो बेसिकली एक बार हीलियम डाइल्यूशन मेथड से मुझे रेजिडुअल वॉल्यूम की वॉल्यूम पता लग गई, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को फिट इन करके अपना TLC कैलकुलेट कर सकता हूँ, FRC कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिकॉज वाइटल कैपेसिटी आप स्पायरोमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, बिकॉज वाइटल कैपेसिटी के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता। ठीक, तो अगर TLC की बात करें तो इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम विच इज़ 2500 प्लस टाइडल वॉल्यूम विच इज़ 500, ERV again 1500 and residual volume is again around 1.5. So this comes out to be near around 6 liters total lung capacity. FRC, functional residual capacity, which includes expiratory and residual volume. ठीक, तो 1.5 which again is around 3 liter and vital capacity is around 2.5 plus 5.5 is 3, 4.5. This is around 4.5 liters. ठीक, तो बेसिकली स्पायरोमेट्री देख लिया, हीलियम डाइल्यूशन मेथड देख लिया। आई होप आपको लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लंग मैकेनिक्स, रेस्पिरेटरी मैकेनिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।